जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग यूनिट 8 सिंदूर की होली नाटक देखने वाले हैं। सिंदूर की होली नाटक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यह एक समस्यापूर्ण नाटक है। क्यों समस्यापूर्ण नाटक? जब आप नाटक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। आप नाटक का ही जो शीर्षक है सिंदूर, सिंदूर से आप समझ सकते हैं कि एक विवाह की बातें कहीं ना कहीं होंगी। और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि एक ऑप्शन में अगर आपको लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दे देगा तो वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएंगे और वो असमंजस्य की स्थिति में आप कहीं गलत टिक लगा के ना आ जाए। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर को होली नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आज हम लोग सिंदूर को होली पढ़ने वाले हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के विषय में बहुत सारी चीज़ें जान लेना एक जरूरी आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकते हैं, क्योंकि एनटीए आजकल कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, जैसे हर बार मैं तुम्हें देता हूँ। मिशन जेआरएफ हिंदी, यह हमारे टेलीग्राम नाम से यह ग्रुप है, चैनल भी है। अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आपको क्यूज के माध्यम से अभ्यास करने का मौका मिलेगा। और अब ये अगर आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप प्रयास करने के बाद भी नहीं जुड़ सकते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7643007052। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से अपना लिंक भेज दूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, जहाँ सभी क्लास का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। चलिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 18 दिसंबर 1903। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1903। दिन क्या था? शुक्रवार था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव, वर्तमान में जो मऊ जनपद पड़ता है, में हुआ था। यानी कि अगर ये अभी के वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ जिले में हुआ था, जो आजमगढ़ में, पहले आजमगढ़ जिले में ही पड़ता, जब अभी विभाजन के बाद वो मऊ जिला स्वतंत्र रूप से बन गया है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के पिता का नाम कमला प्रसाद और माता का नाम श्रीमती सहोदरा देवी। यानी कि इसके पिता का नाम कमला प्रसाद हो गया और माता का नाम सहोदरा देवी। मिश्र जी के पूर्वज योगी मिश्र के छोटे पुत्र अनूप मिश्र ने तत्कालीन बस्ती गांव में एक मिट्टी की किला बनाया था, जिसे आज भी कोट के नाम से जाना जाता है। यानी कोट के नाम से लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो पूर्वज थे वही बनाए थे, वो मिट्टी का किला था जो आज कोट के नाम से जाना जाता, कहा जाता आज भी वह कोट वाला किला स्थित है। मिश्र जी के प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव तथा 30 किलोमीटर दूर घोसी गांव के मिडिल स्कूल से हुई तथा जुलाई 1919 में सेंट्रल स्कूल कांसी में 7वीं में नामांकन हुआ। यानी कि इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? गांव से फिर 30 किलोमीटर दूर घोसी गांव में हुआ, फिर वहां से सेंट्रल स्कूल कांसी में आ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए एक चीज आप देखिएगा, कहीं ना कहीं ज्यादातर कवियों का जो भी आप पढ़े हैं, जयशंकर प्रसाद पढ़ रहे हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ रहे हैं या आप महादेव वर्मा को पढ़ रहे हैं, निराला को पढ़ रहे हैं, ये ज्यादातर आप देखेंगे कि इलाहाबाद, काशी, इस यहाँ आपको ज्यादातर हिंदी के प्रमुख प्रमुख कवियों का स्थान देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे प्रसिद्ध हिंदी पट्टी है और इसे हिंदी का गढ़ भी कहा जाता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से मिश्र जी ने स्नातक कला, किसमें स्नातक वो उन्होंने किया? कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। यही मिश्र जी को जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मिर्जापुर के थे, हरिओद, प्रेमचंद, पांडे वैचन शर्मा, उग्र निराला, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि से सानिध्य प्राप्त हुआ। यानी कि यही इनसे सबसे मुलाकात हुई। मिश्र जी ने सन 1929 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नामांकन किया, लेकिन 1930 में पिता के देहांत हो जाने के कारण अध्ययन को स्थगित करना पड़ा। यानी कि 1929 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
लॉ की डिग्री लेने के लिए उन्होंने तो गए हुए थे, एडमिशन लिए भी, नामांकन करवाए, लेकिन 1 वर्ष के अंतर्गत उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने क्या हुआ, उनको बीच में ही छोड़ करके वापस आना पड़ा। मिश्र जी की पत्नी का नाम राम दुलारी था। उनके पत्नी मिश्र जी की पत्नी का नाम क्या था? राम दुलारी। दुर्भाग्यवश ये मिश्र जी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकी। एक बीमारी के कारण सन 1936 में ही इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि मिश्र जी की पिता का देहांत कब हुआ? 1930 में, और 6 वर्ष के बाद इसकी पत्नी का भी देहावसान हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1943 ईस्वी में मिश्र जी को खुफिया विभाग की सूचना और संकेतों पर भारत रक्षा नियम के धारा 1929 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि एक तरफ से आप देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्हें आप जान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सन 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने क्या क्या, मिश्र जी को खुफिया विभाग और सूचना और संकेतों पर भारत के रक्षा नियम धारा 129 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल से छूटने के बाद मिश्र जी अपने पुत्र विशांबर नाथ मिश्र, हरिनंद हरिंद्रनाथ मिश्र, रविंद्रनाथ मिश्र तथा भतीजे प्रभात कुसुम को लेकर इलाहाबाद में रहने लगते हैं। यानी देखिए कहाँ रहने लगते हैं, तो इलाहाबाद में रहने लगते हैं। मिश्र जी सन 1968 में मिश्र जी वाराणसी के गुरुधाम कॉलोनी में अपना भवन शारदा पीठ बनवाया और उसके बाद वाराणसी तथा आजमगढ़ में रहने लगे। क्यों इन्होंने क्या हुआ कि घटना जब जेल से वो आए तो अपने सभी को लेकर के वो कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए। लेकिन बाद में फिर वो क्या हुआ कि बनारसी में अपना घर बनाए, जिनका नाम क्या वो रखे? शारदा पीठ। और उसके बाद बनारसी और आजमगढ़ में उनका आना जाना दोनों जगह रहने लगे, क्योंकि आजमगढ़ में उनका खुद का अपना घर था। मिश्र जी की मृत्यु 9 अगस्त 1987 के दिन बुधवार को अपने निवास स्थान शारदा पीठ में हुई। यानी कि मिश्र जी की मृत्यु कब हुई? तो मिश्र जी की मृत्यु 19 अगस्त 1987 के दिन बुधवार, जन्म इनका शुक्रवार को हुआ था, मृत्यु इनकी बुधवार को हुआ, अपने निवास स्थान शारदा पीठ में हुई। मिश्र जी ने अपने जीवन काल में 25 नाटकों और करीब 100 एकांकियों का सृजन किया। मिश्र जी के अंतर्जगत एकमात्र काव्य गीति काव्य तथा कालजयी एक अपूर्व महाकाव्य जो महाभारत का पात्र कर्ण पर आधारित है। यानी कि एक रचना उनकी क्या है? अंतर जगत, और दूसरी रचना कौन है? कालजयी। मिश्र जी का अंतर जगत 1924 एकमात्र गीति काव्य, यानी इनका एकमात्र क्या वो गीति काव्य, कौन? अंतर जगत। और कालजयी एक अपूर्ण महाकाव्य है। तो मिश्र जी का अपूर्ण महाकाव्य कौन है? कालजयी। कालजयी का आधार विषय कर्ण। कालजयी का आधार विषय क्या है? कर्ण के आधार पर लिखा गया था। मिश्र जी का अंतर्जगत काव्य छायावाद का आधारशिला भी कुछ विद्वानों ने माना है। यानी कि छायावाद का आधारशिला किसे माना है कुछ विद्वानों ने? मिश्र जी का अंतर्जगत रचना। आधारभूत संरचना की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण मिश्र के सभी नाटकों में भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों का मान्यताओं का प्रभाव है। यानी कि लगभग उनके रचनाओं में देखेंगे तो आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव हमेशा आपको देखने को मिलेगा। मिश्र जी के पश्चात नाटकर ईशान सौ मैटरलिक आदि के विशेष प्रभाव था, किंतु फिर भी उनके एकांकियों में भारत की आत्मा बसती है। मिश्र जी की कुछ रचनाएं, क्योंकि मिश्र जी के नाटक रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बन जा चुके हैं। अशोक पूछा जा चुका, अशोक 1926, सन्यासी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राक्षस का मंदिर 1932, मुक्ति का रहस्य 1932 मोस्ट इंपॉर्टेंट,
सिंदूर की होली मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजयोग 1934 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दशाश्वमेध मोस्ट इंपॉर्टेंट, वितस्ता की लहरें 1953 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चक्रव्यूह 1953 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवि भारतेंदु, वैशाली में वसंत, जगत गुरु, मृत्युंजय, धरती का हृदय, अपराजित 1963 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चित्रकूट 1974 मोस्ट इंपॉर्टेंट, काल द्वार, गंगा द्वार। अब इनके कुछ एकांकी रचना को हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। एकांकी रचना में कौन है? तो अशोकवन, प्रलय के पंख पर, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी, कावेरी में कलम, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग। इसके अलावे अन्य एकांकी नाटकों में ये पत्थर में प्राण, देवगिरी में ग्रहण, नारी का रंग, एक दिन विषपान, देश के शत्रु, भूमि का भोग, कौटिल्य, विधायक पराशर, यज्ञवल्क्य, आचार्य शंकर आदि इनके जो है एकांकी, अन्य एकांकी रचना। अनुदित नाटक इनका कौन कौन से है? समाज के स्तंभ, इब्सन के नाटक फिलर ऑफ सोसाइटी का अनुवाद है। गुड़िया का घर, इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का अनुवाद है। इनका काव्य संग्रह एक है अंतर्जगत, महाकाव्य है कालजयी जो अपूर्ण है, अभी हम लोग देख चुके हैं। इनको पुरस्कार और सम्मान कौन कौन सा दिया गया वो अब हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साहित्य मंत्री 1949 में मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष 1978 ईस्वी। 22 दिसंबर 1959 से 10 जनवरी 1960 तक भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा सचिवालय की ओर से बंबई राज्य की भाषण यात्रा। अब हम लोग नाटक पे चलते हैं। सिंदूर की होली की रचना लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने सन 1934 ईस्वी में की और इसका प्रकाशन सन 1937 ईस्वी में हुआ। नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। इसको याद रखिएगा, नाटक का प्रकाशन 1937 में हुआ, जबकि यह नाटक कब लिखा गया था? 1934 में। सिंदूर की होली एक समस्यापूर्ण नाटक है। हमारे कथानक की अवधि मात्र 12 से 13 घंटे की है। नाटक की कथानक प्रातः 9 बजे से शुरू होती है और कथानक का अंतिम घटना रात्रि 10 बजे बीत गई। यहाँ से आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह नाटक कितने घंटों के कथानक की अवधि पर लिखा गया? तो 12 से 13 घंटे। यह नाटक कब प्रारंभ होता? 9 बजे प्रातः से, और कब समाप्त होता? रात्रि 10 बजे। यह नाटक कितने अंक के हैं? तो 3 अंक के हैं। और तीनों अंकों में दृश्य का स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। यानी कि पूरा नाटक एक ही जगह खत्म हो जाता। कहाँ होता है? तो डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले पर। इस नाटक में दिन वर्षा काल का है। इसमें 3 दृश्यों का, पहला दृश्य 9 बजे का, दूसरा संध्या काल का और तीसरा 10 बजे रात्रि का। समय का भैया वर्षा काल का। कहानी के पात्र रजनीकांत। अब देखिए रजनीकांत कौन है? तो एक ऐसा पात्र होता है जिनके पिता को मार दिया जाता है और उसके चाचा और उसके पिता के मामा के लड़के, यह लोग सब मिलकर रजनीकांत को मारने का प्रयास करते हैं, अंततः उसको मार भी देते हैं। और रजनीकांत से प्रेम कौन करने लगती है? चंद्रकला कौन है? मुरारी लाल की बेटी है। जो मुरारी लाल कौन? डिप्टी कलेक्टर है, उनकी बेटी है। और क्या होता है कि रजनीकांत एक बार मुरारी लाल के बंगले पे आती कि मेरे चाचा लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन मुरारी लाल उनको डांट के भगा देते हैं और भगवंत सिंह और हरनंदन ये दोनों मिल के प्लान करते हैं, क्योंकि भगवंत सिंह ही इनके पिता के मामा के लड़के हैं भगवंत सिंह।
तो यही कोशिश करते हैं रजनीकांत को मार करके उसकी सारी संपत्ति को हड़प लें, और अंततः रजनीकांत को मार के वह जान ले लेते हैं। और जब रजनीकांत को मार देते हैं और वो घायल हो जाता है, तो क्या करते हैं, चंद्रकला जब एक बार रजनीकांत मुरारीलाल के जब बंगले पे आए थे अपनी बात कहने के लिए, जब मुरारीलाल उनको डांट के भगा दिए थे, उसी उसमें चंद्रकला को रजनीकांत से प्रेम हो गया था। और रजनीकांत से प्रेम होने का जब इनको मार के खत्म करता है, इनकी जब मृत्यु होने वाली रहती है हॉस्पिटल में जब ये रहते हैं, तो चंद्रकला अपने सिंदूर लेके रजनीकांत के पास जाते हैं और उसके हाथ से सिंदूर अपने मांग में लगा लेते हैं और कहते हैं आज से मैं विवाहित हो गई। और जैसे ही कुछ पल के बाद रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है, तो कहती है आज से मैं विधवा हो गई। मनोज शंकर एक ऐसा पात्र है जिसके पिता की मृत्यु मुरारीलाल के हाथ से होती है, यानी मुरारीलाल के हाथ से दो मृत्यु का इसके ऊपर पाप चढ़ता। पहला, रजनीकांत की मृत्यु के लिए उन्होंने रिश्वत के रूप में 40,000 रुपये लेते हैं ताकि मैं हरनंदन और भगवान सिंह पे कार्रवाई ना करूं इसके लिए। और फिर मुरारीलाल किसी अन्य व्यक्ति से 5,000 रुपया लिए हुए रहते हैं ताकि वह मनोज शंकर को हत्या कर सके, यानी हत्या की सुपारी कह सकते हैं एक तरफ से। तो कितना वो 5,000 लेते हैं, मनोज शंकर के पिताजी को भांग खिला करके और क्या होते हैं, नाव से ढकेल देते हैं, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया, पछतावा होने लगता है, तो उन्होंने मनोज शंकर का 10 साल से बचपन से ही उसका लालन पालन, उसके पढ़ाई लिखाई सबका खर्च कौन उठाता, मुरारीलाल। एक और होना चाहिए था मनोरमा, यहाँ एक और पात्र होना चाहिए था मनोरमा जो देखिए यहाँ नीचे है। मनोरमा एक पेंटिंग की टीचर रहती हैं, और इनके विषय में मैं बता दूं कि ये बचपन में ही इनके बाल विवाह हो गया था, और ये पति का मुख भी नहीं दिखे थे, चेहरा भी नहीं देखे थी, और इसके पति की मृत्यु हो जाती है, और ये शुरू से ही विधवा हो जाती है। जिस विधवा होने के कारण डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल जो है, इनका गलत नजर किनके ऊपर रहता है, तो मनोरमा पे रहती है। लेकिन मनोरमा कभी भी उसे स्वीकार नहीं करती। मनोरमा किससे प्रेम करती है, तो मनोरमा जो है वो मनोज शंकर से मन ही मन प्रेम करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अविवाहित होकर के पूरी जिंदगी साथ में रहना चाहती हूँ। और डिप्टी कलेक्टर चाहता है, मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर वो चाहता है कि मनोज शंकर के पिता का जो इनका बहुत अच्छा दोस्त रहता है मुरारीलाल का, मनोज शंकर के पिता जो रहते हैं वो मुरारीलाल का बहुत अच्छा दोस्त रहते हैं, और उनकी मृत्यु हत्या करने के वजह से इनको बहुत पछतावा, और वो अंततः चाहते हैं कि मनोज शंकर और चंद्रकला एक दूसरे से विवाह कर ले, जो कभी संभव नहीं हो पाता। एक और पात्र बच रहा माहिर अली जो है वो मुरारीलाल का मुंशी रहता है। अब हम लोग देखेंगे मनोरमा, डॉक्टर और कुछ जन। एक देखिए डॉक्टर भी रहता है, एक बात यहाँ आपको समझ में, डॉक्टर और कुछ अन्य जन। डॉक्टर जो रहते हैं वह क्या रहते हैं, डॉक्टर जो रहते हैं वो चंद्रकला जो बीमार पड़े थे, मानसिक रोग हो जाते, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर आते हैं। और कुछ कुछ एक जो दन का नाम आता है। देखिए अब नाटक यहाँ से प्रारंभ होता है, ध्यान से सुनिएगा। बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल का बंगला, यहीं से नाटक का प्रारंभ होता है। भीतर से मुरारीलाल का प्रवेश। आप पात्रों के माध्यम से थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो मैं आपको नाटक का थोड़ा सा सार समझा देता हूं। क्या होता है कि डिप्टी कलेक्टर के बंगले पे हरनंदन सिंह और भगवान सिंह आते हैं, वही रिश्वत देने आते हैं ताकि ये कार्रवाई ना करे इन लोग के ऊपर। और यह रिश्वत लेके आते हैं 10,000 रुपये कि मैं जो है मनोज शंकर नहीं, रजनीकांत को मैं मार देना चाहता हूं, क्योंकि रजनीकांत जो है वह अपने पिता की तरफ बहुत यशस्वी है, और वह अपने संपत्ति को आगे बढ़ा रहा है, उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है।
इसीलिए वह उसको आत्महत्या उसको मार देना चाहता है। इसी के लिए वह उसके डिप्टी कलेक्टर के बंगले पे आता है। लेकिन जब डिप्टी कलेक्टर के बंगले पे आकर के वह 10,000 रुपया देना चाहता है, लेकिन क्या होता है, वो कहता है कि ठीक है पैसे रख दो। पैसे रख दो, फिर वह चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जब आता है तो वो कहता है ठीक है पैसे तुमने रखे थे, बोलो क्या दिक्कत है। तो फिर कहता है कि वह उस बच्चे को तुम लोग डांट उठ के मैं ठीक कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उस रजनीकांत के लिए कुछ गुंडों को मैंने ठीक करके आया, शायद अभी तक वह मार चुका होता है। मुरारी लाल को जब यह बात पता चलता तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है इतना से काम नहीं चलेगा, मुझे 4 गुना चाहिए, यानी कि 40,000 चाहिए। तो वह वो 40,000 पूरा देता है अपने आप को बचाने के लिए और रजनीकांत को मार के वो घायल कर देता है। जब यह बात जब पता चलता है तो रजनीकांत के जो मार के माथा उथा फोड़ दिया जाता है, तो उसको फिर से घायल एकदम खून से पूरा शरीर लथपथ रहता है। उसको ला करके मुरारी लाल के बंगले पे दिखाता है, देखिए हरनंदन और भगवंत सिंह ने क्या किया है। तो यह दोनों क्या होता है, फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है और कहता मुरारी लाल कहता है कि हमने रिश्वत इसलिए लिया, वो करने का तो वो कर ही देता, लेकिन वो कोर्ट वोट में 10-20 हज़ार रुपये 1,000-2,000 दे के बच जाता। और यह जो है राय साहब अब हो गया है, इन्होंने जो पैसे कमाए उसका गलत सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करता। इसीलिए हमने उससे पैसे लिए और वो पैसे बाद में जब रजनीकांत बच जाएगा, हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आएगा, तब हम उसको देंगे, ये बात कहता है। लेकिन क्या होता है कि वह हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है और चंद्रकला को प्रेम होने की वजह से उससे विवाह कर लेता है और वह विधवा के जीवन बिताने लगता है। चलिए अब हम लोग नाटक की ओर बढ़ते हैं। मुरारी लाल कहाँ चले गए थे? 9:30 हो रहे हैं, यानी कि 9:30 बजे से घटना प्रारंभ होता है। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता और सिगरेट जलाकर पीने लगता। माहिर अली जो उनके मुंशी हैं वही कहते हैं आए थे उनके भतीजे। भतीजे किनके? भगवंत सिंह के भतीजे। वही मुरारी लाल किसके भतीजे? राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे, जो यहाँ वकील हैं। और यह क्या थे? रजनीकांत क्या है? रजनीकांत यहाँ वकील के रूप में है, यानी रजनीकांत क्या है? पेशे से वकील हैं। वही कहते हैं राय साहब भगवंत सिंह, यानी राय साहब कौन हो गए? भगवंत सिंह हो गए राय साहब। भतीजे के भतीजे यहाँ जो वकील हैं। मुरारी लाल उत्साह से, अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, आजकल बातें याद नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्च उनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। यानी कि मनोज को विलायत भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों को झगड़े से वह हनुमंत सिंह और रजनीकांत के बीच के झगड़े से वो पैसे वसूलना चाहते हैं, जिससे वह क्या होता है, मनोज को कहाँ भेजना चाहते हैं? विलायत भेजना चाहते हैं। माहिर अली पट्टेदारी का झगड़ा है, जिसको आम भाषा में गोतिया कह सकते हैं। जैसे गोतिया होता है ना भाई भाई में, तो उसी को गोतिया कहते हैं। तो पट्टेदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, यानी कि रजनीकांत का उम्र कितना है? वर्ष 17-18 साल का के करीब था। उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। वही हमने जैसे आपको समझाया कि राय साहब जो उसके चाचा हैं, वह क्या चाहते हैं कि इसको जान से मार करके इसके सारे पावर पैसे को हम हड़प लें। मुरारी लाल मैं खूब जानता हूँ भगवंत बड़ा जालिम है, लाखों रुपए रेयत से लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, अब इस साल राय साहब हो गया है। क्या कहते हैं कि अभी जो है वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, अब क्या वह राय साहब हो गया है। माहिर अली वह तो राजी है देने को, 1,000 लेकर तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। देखिए माहिर अली जो है, या पहले जो मुंशी हैं मुरारी लाल के, वो कह रहे हैं, अभी ही ने आगाह कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो 1,000 तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रजनीकांत जो है उस लड़के की जान मारी जाएगी। मुरारी लाल कुछ विरक्त होकर के, अच्छा देखा जाएगा, मनोज को रुपए तो मिल गया होगा अब तक। मुरारी लाल देखना
कहीं उसे मालूम ना हो जाए। माहिर अली, किसे सरकार? या किस बात को कह रहा है, कहीं उसे मालूम ना हो जाए? मुरारी लाल इसलिए डरता है क्योंकि मुरारी लाल के सबसे परम दोस्त थे उसके पिता, जिसकी मृत्यु कौन? स्वयं मुरारी लाल करता। कैसे करता? भांग खिला के नाव से उसे ढकेल देता है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है। और इसी हत्या के गिल्ट में उसके बेटे जो हैं रजनी, उसकी यह पढ़ाई लिखाई सारा खर्च ये उठाते हैं। वही कहते हैं, किसे सरकार? मुरारी लाल, मनोज शंकर को। वह बात केवल तुम ही जानते हो। क्या कहता है? यह बात केवल तुम ही और हम ही जानते हैं। मुरारी लाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरे ही वजह से आत्महत्या की थी। इतना कह के माहिर अली का प्रस्थान हो जाता। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगते हैं। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्राय 40 वर्ष की है। इसको याद रखिएगा, मुरारी लाल का उम्र लगभग कितना बताया जा रहा है? 40 वर्ष बताया जा रहा है। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। चंद्रकला कौन है? मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर है उसकी लड़की है। यूं तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष हो चुकी है, यानी कि चंद्रकला की अब उम्र क्या है? 20 वर्ष है। मुरारी लाल, तुम उदास हो रही हो, कोई पत्र? मुरारी लाल किन से कहती हैं? अपनी बेटी से। क्या कहती है? चंद्रकला से, तुम उदास क्यों हो रही हो बेटी? कोई पत्र उत्र आया था क्या? चंद्रकला, कुछ सहम कर, पत्र लखनऊ से आया था। उनकी बीमारी, उनकी कौन? मनोज शंकर, उनकी बीमारी फिर उमड़ गई थी। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोश में रहे। मुरारी लाल, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछले बार गया था, नियम से 9 ही भोजन करता है और 9 ही नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। अरे ऐसा वो क्यों करता है मनोज शंकर? मनोज शंकर को नींद नहीं आती, वो बहुत परेशान रहता है। बार बार उसके जहन में हमेशा एक बात चलते रहता कि मेरे पिताजी ने आत्महत्या क्यों की थी? मैं एक आत्मघाती पिता का पुत्र हूं। यह बात उसके दिलो दिमाग में छा जाता है और धीरे धीरे वह दिमाग में चढ़ते थे उसके दिल में समा जाता है। और स्वप्न भी देखता है, बार बार उसके स्वप्न में भी यही सवाल उठता है कि मेरे पिताजी ने आत्महत्या क्यों की थी। इसी के सुकून के लिए वह क्या करता है? जाकर के पार्क में बांसुरी बजाता है। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारा वही पढ़ाई क्षमा मांग रहा है। यानी कि एक प्रश्न और यहां से बन सकता है, चंद्रकला कितनी तक पढ़ी लिखी थी? तो चंद्रकला बीए तक अंग्रेजी में पढ़ी लिखी थी। फिर चंद्रकला का वहां से प्रस्थान हो जाता है। माहिर अली गोशवारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश होता है। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं है साहब? कड़े शब्दों में, यहां का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन सिंह सहम कर बैठते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं? भगवंत सिंह, 10,500। माहिर अली, अच्छा तो 500 और। यानी कि माहिर अली जो मुंशी है वो अपना कमीशन मांगता है कि, और ठीक है सब बात सही है लेकिन 500 और दीजिए। हरनंदन सिंह मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग करके दीजिए। हरनंदन 500 का नोट निकाल के अलग करता है। माहिर अली जल्दी से भीतर निकल जाता और भीतर जाते समय वो 10,000 जो 500 10,500 दिए रहते उसमें से भी 500 नोट निकाल कर अपने जेब में रख लेता है। यह चीज कौन देख लेता है? हरनंदन सिंह देख लेता है, भगवंत सिंह देख लेता है। वही हरनंदन सिंह इसलिए कहता है साहब को इसकी शिकायत करनी चाहिए। फिर भगवंत सिंह,
तुम्हारा ही तो भरोसा है, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिया होता। हाँ, यह तो कह जाएगा ना कि उसकी ओर ध्यान से देखकर, तुम उसके चाचा हो। भगवंत सिंह क्या कह रहे हैं हरनंदन को, तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो। यह देखिए एक रिश्ता यहाँ डिफाइन कर रहा है हरनंदन सिंह के विषय में, उसके बाप के मामा के लड़के हो, तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद ठीक होगा ना। हरनंदन, मेरे भी 2 लड़के हैं, ऐसे चाल चलन होता तो मैं अपने लड़के को मैं घर से निकाल देता। मुरारी लाल का प्रवेश होता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह कुर्सी छोड़कर उठते हैं। मुरारी लाल हरनंदन की ओर संकेत कर, आपका परिचय? भगवंत, आप मेरे मामू के लड़के हैं। भगवंत सिंह क्या कहते हैं हरनंदन सिंह के विषय में, आप मेरे मामू के लड़के हैं, क्योंकि भगवंत सिंह का अपना भतीजा था। कौन? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन उनका भतीजा कौन था? रजनीकांत। और रजनीकांत के पिता के मामा के लड़के कौन थे? तो हरनंदन। मुरारी लाल, परिचय का योग्य व्यक्ति मरता है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे? सारे संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई क्या करे तो करे क्या? भगवत सिंह विरक्ति स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। यह किसके विषय में करा? 17 रजनीकांत के विषय में। मुरारी लाल, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में, उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। मुरारी लाल मुस्कुरा के, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रामपति न था? यानी कि रजनीकांत के पिता का नाम, एक और बात यहाँ क्या निकल के आ रही है कि रामपति। पूछ देगा आपको यहाँ से भी कि रजनीकांत के पिता का नाम क्या था, तो रामपति। इस बात को याद रखिएगा। भगवंत सिंह, मैं चाहता हूं उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। मुरारी लाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूंगा। भगवंत सिंह हाँफते हुए, अब क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए। मुरारी लाल तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखता, अरे कांप क्यों रहे हो जी? भगवंत सिंह, हाय राम, उठकर उनके पैर पर गिरते हैं। अब क्या होगा सरकार? अब तो जो होना था हो चुका था। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि जो होना था? क्योंकि जब वह भगवान मुरारी लाल के बंगले पे आते हैं तो रास्ते में ही आने से पहले उन्होंने क्या किया, कुछ गुंडों को ठीक करके रखा था ताकि उसे जान से मार दिया जाए। और यह दूसरी तरफ बेखौफ उसको इसलिए कहते हैं कि मार दिया जाए क्योंकि यह निश्चिंत हो कि यहाँ रिश्वत तो डिप्टी कलेक्टर को दे ही रहे हैं, अब उसे किस बात की चिंता? खुद वो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट तो रहे ही है, उसे ना अदालत का डर है, ना कोर्ट कचहरी का, ना पुलिस का डर। अब तो हर तरफ से वो निश्चिंत हो गया, इसलिए कहते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका होगा। मुरारी लाल कुछ सोचकर, लेकिन अच्छा, उतना नहीं, उसके 4 गुना, इससे कम नहीं। यानी कि 10,000 वो दे रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि 4 गुना यानी 40,000 की वो डिमांड कर दिए। भगवत सिंह टूटते हुए स्वर में, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वो मारा गया होगा। मुरारी लाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु क्यों? क्योंकि पहली मृत्यु में 5,000 रिश्वत लेकर के उसको भांग खिला के नाव से ढकेल दिया था। कौन? मुरारी लाल। किसको? रामपति को। रामपति कौन था? रामपति मनोज शंकर का पिता था। और दूसरी हत्या में कितना रिश्वत ले रहे हैं? 40,000। किसके हत्या के लिए? तो रजनीकांत के हत्या के लिए। मुरारी लाल फिर से, इसी राय साहब ने उस लड़के को जो उस दिन यहाँ इसकी शिकायत, इसी राय साहब ने
उस लड़के का जो उस दिन इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता में यह कह गया था, अगर मैं मारा गया तो इसकी उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूं उसने सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर, मरवा डाला? माहिर अली फिर कहते हैं, मैंने पहले कहा था हुजूर, आप ही की वजह से वह मारा गया होगा। तो फिर मुरारी लाल कहते हैं, संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इनसे 10,000 दिया, आज इसने 10,000 दिया, 10-10 रुपए देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आपसे यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कथन के तौर पे, इसको याद रखिएगा। चंद्रकला का प्रवेश यहां से कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा कि संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इस यहां से एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा। दूसरा आपसे यहां से पूछ जाएगा, आजकल का कानून ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा केवल उसको दी जाती जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। चंद्रकला का फिर प्रवेश होता है। धीमे स्वर में गाने लगती है, अब के सोचो नौ बनेगा मालिक सीताराम हो। यही मात्र एक गाना वो गाती है गुनगुना के कि अब के सोचे नौ बनेगा मालिक सीताराम हो। माहिर अली का प्रस्थान, भीतर दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से भी 2 साल कम है, यानी कि 16 साल की अभी वो है, 16 या 18 साल की। मनोरमा दोनों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखते हुए मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा, लो लो, यह भी बन गया। चंद्रका, लेकिन अब तो व्यर्थ, अब तो शायद वह संसार में नहीं रहा। किनके विषय में कहा जा रहा है? रजनीकांत के विषय में, कि अब तो वह शायद संसार में नहीं रहा। मनोरमा स्थिर आंखों से सामने दीवार की ओर देखते हुए, मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे, अभी तो वह फूल खिला भी न था, उसने अभी कोई अपराध किया होगा, उससे भी किसी की का अपकार हो सकता है। यहां से भी आपसे प्रश्न कथन बन सकता, अभी तो वह फूल खिला भी न था, उसने भी कोई अपराध किया होगा, उससे भी किसी का अपकार हो सकता है। चंद्रकला, मुझे दे दो यह तस्वीर या अपने पास रखो। मनोरमा, माहिर ने कहा था कुछ सोचकर, उसका विवाह हो चुका है ना? चंद्रकला, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि वह चंद्रकला जो है मन ही मन उसकी से रजनीकांत से प्रेम करने लगती है। मनोरमा, 8 वर्ष की थी तभी मेरी शादी हुई, यानी कि मनोरमा की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 8 वर्ष की अवस्था में। 2 वर्ष बाद ही मेरा पति मर गया, तब से इधर 8 वर्ष बीत गया, यानी कि 10 वर्ष की जब अवस्था हुई तो उसका पति मर गया, और 8 वर्षों से कहाँ है वो? चंद्रकला के यहाँ, यानी कि टोटल 18 वर्ष की वो हो गई है। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? चंद्रकला कहती हैं, तुम इतने दिन से 8 साल से विधवा जीवन बिता रही हो, क्या तुम्हें विधवा होने का दुख नहीं है? मनोरमा विस्मय के स्वर में, दुख? गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं, उससे अभाव का दुख क्या? यहां से भी कथन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं, उसके अभाव का दुख क्या? चंद्रकला कहती है, हाँ, आप सही कह रही हैं,
क्योंकि आपने कभी अपने पति का मुख देखा है नहीं, तो आपको क्या पता पति क्या होता है, दाम्पत्य जीवन क्या होता है। मनोरमा, यह चित्र उसी प्रकार उसी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। किसके पास? रजनीकांत की पत्नी के साथ पास। लेकिन चंद्रकला उसे नहीं भेजने देती, क्योंकि वह अपने प्रेम की अंतिम निशानी उस चित्र को ही मानती है और वह उसे स्वयं के पास रखना चाहती है। चंद्रकला, लेकिन वह क्या करेगी अगर वह अशिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो? मनोरमा बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा का संदेह। बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कथन है। चंद्रकला, खूब कह रही हो सिर हिलाकर। चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास? मनोरमा कहती है, उसका पति तो मारा जा चुका, अब अपने उसको तो कुछ दे नहीं सकते, उसके पति लौटा तो नहीं सकते, बदले में दान कर दो अपनी तरफ से, उसे उसकी जरूरत है, इसे उसकी जरूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। चंद्रकला कह रही है, यह बात मनोरमा नहीं समझ पा रही है। चंद्रकला ऐसा क्यों कह रही है? कह रही है दूसरा चित्र बना दो, यह मेरे प्रेम के अंतिम निशानी है, यह मैं अपने पास रखना चाहता हूं। लेकिन मनोरमा फिर जवाब देती हैं, लेकिन उसका आधार तो साकार था। यानी कि वह साकार मतलब कि वह खुद जीवित था, उसको देख करके, उसके चंचल मन को देख करके हमने यह चित्र बनाया, लेकिन अब तो निराकार तो कला की वस्तु नहीं है। चंद्रकला, ओह, तुम्हारा व्यंग्य बड़ा निष्ठुर होता है। तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसी जाग पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगने चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। और वह गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। चंद्रकला, क्या सोच रही हो? मनोरमा, तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्दों में नहीं, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, शब्दों में सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ करना चाहिए। आग के निर्धम हो जाने पर उसको दाहक शक्ति बढ़ जाती है, तुम धुएं को आग समझ रही हो। यह भी कथन आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रकला, हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, चित्र को ध्यान से देखकर, जैसे अभी हंस पड़ता है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इसी तरह चला जाना था। चित्र को ध्यान से देखकर। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर। देखिएगा, चित्र का नाम इन्होंने क्या रखा था? चंद्रकला क्या रखा था? यौवन के, या मनोरमा रखी थी नाम यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। यानी कि कह रही है चंद्रकला, क्या कह रही है? मृत्यु के द्वार पर होना चाहिए था, लेकिन तुमने जो मनोरमा जो नाम रखे थे वो यौवन के द्वार पर रखी थी। और उसकी ओर निर्निमेष देखती हुई, कैसे बनेगा यह? मनोरमा, तुम रो रही हो? मनोरमा, कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूं तुम किसे प्रेम करती हो? चंद्रकला, लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था। फिर तुमने सत्य की कसौटी को जो रख दी, आज मैं भी विधवा हो गई। देखिए, बात यहां जाहिर कर दी, आज मैं भी विधवा हो गई। मुरारी लाल का अचानक से प्रवेश हो जाता है और मनोरमा को देखकर संकोच स्वर में, मैं अब यहां से जाना चाहती हूँ। मनोरमा क्या कहती है? मैं अब यहां से जाना चाहती हूँ। मुरारी लाल हाथ पकड़कर उसका मुख ध्यान से देखते हुए, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है क्या? तुम क्यों जाना चाहती हो? रहो यहाँ। क्योंकि मुरारी लाल मनोरमा से मन ही मन प्रेम करने लगता है। वो चाहती है, वासना भरी नजरों से उसे देखती है और वो चाहता है कि यहीं रहे और उसके साथ संबंध स्थापित करे। ऐसा कौन? मुरारी लाल चाहता है। मनोरमा इस बात को समझती है और इसीलिए वो कहती है, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं, वह तो मुझे यहीं 2 महीने से मिल रहा है।
समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार। सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। गंभीर होकर, यही सब होते हुए भी तो यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है। मुरारीलाल, मुस्कुराने का प्रयत्न कर, लेकिन मेरा घर को ही अपना घर समझ लेना तुम्हें अड़चन क्या है? तब मनोरमा एक बात कहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता है ना। गंभीर होकर, यहां से महत्वपूर्ण कथन पूछा भी गया है। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अपना हाथ खींचकर मेज के दूसरी ओर खड़ी होती है। मुरारीलाल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं भरा है। मनोरमा होठ पर उंगली रखकर, इसीलिए कि मैं विधवा हूं। मुरारीलाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा। मनोरमा, इन आंखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आंखों से नित्य देखती हूं, नित्य। मुरारीलाल, मुझे तो देख पड़ रहा है यह चित्र। यही तो नहीं है? अरे, यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के का, आपके पास। तुमने, फिर मुरारीलाल कहते हैं, यह चित्र तुमने क्यों क्यों बनाया? किस लाभ से तुमने यह चित्र बनाया? धन अर्जन के लिए? फिर मनोरमा कहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होता। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी के चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी और मैंने उसका चित्र बना दिया। यह भी कथन पूछा जा सकता है। फिर मनोरमा कहती, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, मैं विधवा हूं, मेरे साथ परिहास को कोई अर्थ नहीं। मुरारीलाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य बनाना चाहता हूँ। यानी कि मुरारीलाल मनोरमा से विवाह करना चाहती है, इसलिए कहता मैं इसे सत्य बनाना चाहती हूँ। मनोरमा, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता, इन चीजों की बुराई निकल जाती। मुरारीलाल, अच्छा, तो तुम कहाँ जाओगी? मनोरमा मुस्कुराकर कहती है, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। मुरारीलाल कड़वे स्वर में, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मुरारीलाल को यहाँ गुस्सा आ जाता और कह देता, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा भी उसी लहजे में जवाब देती, आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए, मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी, क्षमा कीजिएगा। पुरुष, यहाँ से देखिए, ये महत्वपूर्ण कथन है कि क्षमा कीजिएगा, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। तुम लोग मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। मुरारीलाल, तुम चुप क्यों रहोगी? मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। एक चित्र मैंने आपका बनाया, एक चित्र चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, चौथा चित्र यह है। चित्र उठाकर 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगा। चौथा चित्र किसका था? तो रजनीकांत का। मुरारीलाल, पता नहीं रजनीकांत इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना, यही मेरी अंतिम चित्र होगा। देखिए, यह कह रहे हैं यही मेरी अंतिम चित्र होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो प्रश्न आपसे यह बन सकता है उसके अंतिम चित्र कौन था? रजनीकांत का। और यह हो सकता है कि यह बात से पलट जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि आगे भी कोई चित्र बनाने की संभावना रहती है, लेकिन इस नाटक के अनुसार देखें तो अंतिम चित्र उनका रजनीकांत का था। मुरारीलाल का भीतर दरवाजे से प्रस्थान। मनोरमा इधर उधर चित्र पर उंगली घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर की बात करते हुए प्रवेश। माहिर अली और मनोज शंकर का बात करते हुए प्रवेश। मुरारी अली उद्वेग से उसकी ओर देखने लगता है। सामने की ओर से कई आदमी एक
चिड़ोला लेकर प्रवेश करते हैं और बंगले के बरामदे में उतार देते हैं। मुरारीलाल चौंक कर देखता है और आगे बढ़ता बरामदे में पहुंच जाता है। क्या होता है कि रजनीकांत जो होता है उसको बहुत मारा जाता है, सर वगैरह फूट जाता है उसी की बॉडी को लेकर के, क्योंकि अभी तो वो लोग सोच रहे थे मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं रहता, उसके शरीर को लाया जाता है मुरारीलाल के बंगले पर दिखाने के लिए। मुरारीलाल, ये रजनीकांत अंत हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। और यह बात जैसे चंद्रकला सुनती है, चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आंखें खोल देता है, चंद्रकला उसकी ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है, खून की धारा सिर से होकर नीचे पैर तक चली गई है। यह चीज देख करके चंद्रकला रुमाल से अपने मुंह ढक करके अंदर चली जाती है। चंद्रकला, आह, अब भी मुस्कुराहट। फिर रुमाल से अपना मुंह दाबती हुई भीतर चली जाती है और यहाँ पहला अंक समाप्त हो जाता है। आज की क्लास को यहीं रखते हैं और दूसरा और तीसरा अंक जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लास आज समाप्त यहीं करते हैं। समाप्त करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा जानकारी, मिशन जेआरएफ करके ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से जुड़ जाइए, जहाँ आपको सभी पीडीएफ का क्यूज आपको मिल जाएगा, यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक, मिक्स क्यूज, सब तरह का यहाँ बनाया जाता है क्यूज, और सभी प्रश्न जो होते हैं क्यूज के वो परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं। ये लिंक है उसका। फिर भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको सारा पीडीएफ वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। जय हिंद। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करिएगा।